हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं ना? बस खैरियत से ही रहना है और क्या ही करना है। अपना ख्याल रखोगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी। तो कल संडे था, वीकेंड पे ऑब्वियसली सबने मस्ती तो की होगी, क्योंकि मैं तो बहुत करती हूँ। तो इसलिए संडे को तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पिछला रिवाइज़ किया होगा। मैंने इसीलिए संडे को लेक्चर नहीं डाला, तो क्योंकि जो कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार लेक्चर देख रहे थे, तो उनको थोड़ा मौका मिल गया होगा कि उन्होंने पिछले तीनों लेक्चर्स आराम से देख लिए होंगे, तो आज उनको पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, कुछ बता सकते हैं आप? तो चलो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर थर्ड, उसमें हमने क्या पढ़ा था? सिंगल्टन सेट के रिलेटेड पढ़ लिया था, है ना। सिंगल्टन सेट जिसके नाम से ही हमें पता चल जाता है, हमने क्या पढ़ा था? सिंगल्टन सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, कोई सिंपल एक एलिमेंट ही होगा तो उसको हम सिंगल्टन बोलते हैं, नाम से ही पता चल जाता है। देन हमने पढ़ा था कौन सा? पावर सेट। कौन सा पढ़ा था हमने? पावर सेट। और पावर सेट में हमने क्या देखा था? पावर सेट में हमने देखा था कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास किसके हैं, पावर सेट में हमने क्या देखा कि जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए के हैं, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए के हैं वो हमने किससे डिनोट किए थे? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इज़ इक्वल्स टू एम। देन हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इसमें हमने क्या लिखा था? 2 की पावर m। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप पावर सेट को एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब हम पावर सेट को अपने एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जब हमने क्या करना है? पावर सेट को एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स किस में हैं? ए के। तो ए के कितने एलिमेंट्स थे? सिर्फ 3 हमने लिखे थे, 1 2 3। ओके, चलो यहाँ से इसको ही ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। वो ए हम अपना ये मान लेते हैं, इसके एलिमेंट्स हैं 3, इसको हमने अब पावर सेट देना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो हमने 5 को रखना है साथ में, ये बहुत ध्यान रखना है। पावर सेट में एलिमेंट्स को देने के लिए सबसे पहले 5 को दे देंगे, और लास्ट में या पहले ही आप क्या कर लो, वो खुद पूरा का पूरा सेट वो खुद भी एक सबसेट होता है, पता है ना। तो 1 2 3, तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो बाकी अलग अलग हम आप पूरा टॉपिक देख सकते हैं वहाँ पे, जो अभी देख रहे हैं बच्चे, तो उनको समझ में आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अगर आपको ये ना हो कि भूल जाए, तो 5 को डेफिनेटली रखेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट तो हमेशा हर सेट का सबसेट है। ये सॉरी, इसकी भी प्रॉपर्टी है ना, जब हमने पढ़ा था कि सबसेट में जब हम देख रहे थे, तो एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट कहलाएगा। देन एक जो सेट होता है वो अपना भी खुद का सबसेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ए को भी सबसेट मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ भी लिखी जाएंगी, तभी जाके 2 की पावर m लिखते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। अच्छा हाँ, उसके अलावा हमने ये भी देख लिया था, इंटरवल्स देखे थे। क्लोज ओपन इंटरवल इस तरीके से लिखा जाता है स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ, और क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट से देखा जाता है, एक ओपन और एक क्लोज, और फिर एक क्लोज और एक ओपन। हमने ये सारे पढ़ लिए थे, तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, जस्ट रिवीजन। उसके अलावा हमने देखा था यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो इसको स्क्वायर से इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम जब बनाते हैं इसकी। तो बाकी इसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लेते हैं वो यूनिवर्सल सेट से ही उठा के सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। कौन सा है? वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो वेन डायग्राम्स कुछ भी इसमें टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। वेन डायग्राम्स, ये जॉन वेन थे जिन्होंने ये पॉपुलराइज़ कर दिया था किसको? वेन डायग्राम्स को, मतलब इन डायग्राम्स को के सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपनी, किससे? एक लॉजिकल रिलेशनशिप बता के, ठीक है। लॉजिकल रिलेशन थ्रू डायग्राम्स, किसके बीच में? बिटवीन 2 सेट्स। ओके, 2 सेट्स के बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? डायग्रामेटिकली वेन डायग्राम्स का। तो जॉन वेन ने दी थी, आई थिंक ये 1880s में उन्होंने ये पॉपुलराइज़ किया था। तो ये इतनी काम की नहीं है, चलो, लेकिन टॉपिक है तो इसके रिलेटेड हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो अब सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वेन डायग्राम्स किस तरीके से काम करती है, और यूनिवर्सल सेट मैंने लेके बताया है आपको। तो यूनिवर्सल सेट में हमने क्या लिया है? एक ये देखो, इस तरीके से हमने ये स्क्वायर बॉक्स लिया है। यूनिवर्सल सेट मतलब जहाँ पे भी स्क्वायर बॉक्स दिखे आपको वेन डायग्राम्स में, तो आपको मान लेना है कि ये क्या है? हमारा u है। तो u की कुछ वैल्यूज़ दी हुई है 1 to
10। फिर ए को बोला गया है कि ए जो एलिमेंट है वो क्या है, ए के एलिमेंट्स भी किसके हैं, इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से उठा के हमने ए को बना दिया। ओके, तो ए जो है वो सबसेट है किसका, यू का। तो जब हम इसको वेन डायग्राम में डाल रहे हैं तो वेन डायग्राम में हम इसको पुट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए हमने वैल्यूज़ लिख दी 1 2 3 4 5 6, कहीं पे भी लिख सकते हो 7 8 9 10। तो हमें दिख रहा है कि ए जो है वो कौन सी वैल्यूज़ लेके बैठा हुआ है, यू की 1 2 3 4 सॉरी। तो ए जो है उसने ये सारी वैल्यूज़ किसकी ली हुई हैं, हमारे u की यूनिवर्सल सेट से। तो इसको हम इस तरीके से गोल सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये हमारा क्या है, a किसके अंदर बैठा हुआ है, यूनिवर्सल सेट के, मतलब u के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ u की हैं उनमें से जो वैल्यूज़ a ने ली हैं उनको हम सर्कल करके बता सकते हैं ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ओके, यूनिवर्सल सेट का फिर a क्या आ जाएगा, सबसेट ऑफ u। तो a के एलिमेंट्स इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया डायग्रामेटिकल वेन डायग्राम। अब कुछ ऑपरेशंस हैं, देखिए ये सारी एप्लीकेशंस आती हैं सेट्स में, तो ये सेट किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। तो ये अब एप्लीकेशन का पोर्शन शुरू हो गया है। इससे पहले जो भी हमने पढ़ा वो हमारे बेसिक कंसेप्ट्स थे। ओके, तो ये हमने क्या स्टार्ट किया है, अपना एप्लीकेशन का पोर्शन। तो एप्लीकेशन में अब ऑपरेशंस देखो कौन कौन से लगते हैं सेट के ऊपर, चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं, जैसे माइनस प्लस डिवीजन वाले होते हैं ना अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। तो यहाँ पे जो हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे ये कुछ सेट्स पे जो यूज़ होते हैं उन ऑपरेशंस की बात चल रही है। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन है, यूनियन। तो यूनियन का मतलब तो आपको पता ही है, स्ट्रेंथ इन यूनियन। बचपन में एक स्टोरी पढ़ते आते थे जिसमें बोला जाता था कि एक बुज़ुर्ग होते हैं फादर, तो वो जब मरने पे आते हैं तो अपने बच्चों को बुलाते हैं, लड़कों को, तो उनको बोलते हैं हर कोई एक एक स्टिक लेके आओ। सबने पढ़ी होगी ऑब्वियसली, है ना। तो फिर वो बोलते हैं कि पहले सिंगल स्टिक को तोड़ो, तो सारे तोड़ देते हैं। फिर बोलते हैं अब इनको इकट्ठा करके तोड़ो, वो यूनियन बनाते हैं, वो उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं तोड़ते। तो यहाँ से हमें एक वो मिलता था मॉरल लेसन कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो खैर सबको याद ही होगी। तो हाँ, यहाँ पे भी यूनियन की वही बात है कि सारी चीज़ों को क्या करना है, एक ही बॉक्स में डाल देना है, सबको इकट्ठा करना है। ओके, तो चलिए ये किसकी बात है, सबसे पहले ऑपरेशन कौन सा लगेगा, यूनियन का ऑपरेशन। देन किसका लगता है, इंटरसेक्शन का। फिर किसकी बात आती है, सब्ट्रैक्शन की। ओके, तो अब हमने देखना है कि ये किस तरीके से ऑपरेशंस यूज़ किए जाते हैं वेन डायग्राम्स में और किस तरीके से ये नॉर्मल सेट्स में इस्तेमाल किए जाएंगे, वो हम पढ़ते हैं आगे डिटेल में। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, देखो यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन भी क्या कह रही है। यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स ए के होंगे और जितने भी एलिमेंट्स बी के होंगे उन सब को हमने क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है। और कॉमन एलिमेंट्स को भी हम सिर्फ एक बार लेंगे। जो हम सेट्स में अभी तक पढ़ते आए हैं ना कि अगर हमें कुछ वैल्यूज़ दे दी हों ए के बीच में, तो हम जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते थे उनको हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, है ना। तो यही बात यहाँ पे भी कर रहा है कौन, हमारा यूनियन ऑफ सेट। कि अगर हमारे पास दो सेट्स आ जाते हैं, अगर हमारे पास क्या आ जाते हैं, दो सेट आ जाते हैं ए और बी, तो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा लिखना है। लेकिन जो दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हमने सिर्फ कितनी बार लिखना है, एक बार। तो इसको U सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम, U से। तो चलिए इसको हम U सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट किया जाता है यूज टू डिनोट द यूनियन। उसके बाद ए यूनियन भी इस तरीके से इनको लिखा जाता है। प्लीज़ यूनिवर्सल में और यूनियन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यूनियन एकदम आपको इस तरीके से U टाइप का मिलेगा, तो हो सकता है यूनिवर्सल इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो वो अलग से आपको बता दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर में ही प्रोवाइड किया जाएगा कि यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है या यूनियन की बात कर रहा है। तो जब इस तरीके से ए यूनियन बी आपको दिया होगा तो आपको यूनियन ही लिखना है। ओके, तो देखिए ए यूनियन बी का कहने का क्या मतलब है। सबसे पहले मैं आपको इसको ऐसे समझा देती हूँ। सेट में यहाँ पे हमारे पास स्पेस प्रोवाइडेड है तो हम इस पर कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर हमारे पास ए है, इसमें एलिमेंट्स हम ले लेते हैं कौन से, सेट ए में एलिमेंट्स आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, ये हमारे सेट ए के एलिमेंट्स हैं। अब हम लिखते हैं सेट बी के एलिमेंट्स। तो बी के कौन से ले लेते हैं हम, ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ओके, जितने मर्जी एलिमेंट्स ले लो। अब इनकी हमने क्या करनी है, ए यूनियन बी,
मतलब इन दोनों को अब हमने यूनियन बना के लिखना है। तो यूनियन देखते हैं कैसे आएगा। तो सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। इसमें ये एक ए कॉमन है, इसमें दोनों में ए कॉमन है, उसके बाद ई इसमें भी है और इसमें भी है। इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों को सिर्फ एक ही बार लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो बाकी सब वैसे के वैसे ही। तो ए से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ए आ गया, बी सी डी ई एफ। देखो किसी भी सेट के हमने एलिमेंट्स पीछे नहीं छोड़ने हैं। तो अब ए के कौन से बच गए, आई ओ यू। ये क्या आ गई हमारी, ये तो आ गया सेट में जब रिप्रेजेंट हुआ इसको ए यूनियन बी को। अगर हम इसको वेन डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करके देखें तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे कौन से आ जाएंगे, ए के इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद देखो ए अब किसके डालेंगे हम इसमें, और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स बी के। देखो यूनियन का मतलब ये है, ये स्पेस इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे लिखते हैं। कौन से, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कौन से प्रोवाइड्स किए जाती हैं स्पेस के लिए, जो दोनों में कॉमन है, इसीलिए क्रॉस करेंगे। तो रुक जाओ, और अच्छे तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख लेंगे। ए के एलिमेंट्स कौन से थे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और बी के कौन से थे, बी के कौन से हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमने क्या लिखा, ए बी सी डी ई एफ लिख दिया, आई ओ यू, ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अब देखो मैंने वो मिटाया, वो इसलिए मिटाया क्योंकि सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखते हैं। ये हमने डायग्राम में इसको पुट करने हैं एलिमेंट्स। तो ए ई आई ओ यू, उसके बाद यूनियन डाल देते हैं। मैं जस्ट बता रही हूँ आपको कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना हम इनको, तो इसलिए। तो यूनियन में ब्लैक कलर ले लेते हैं ना यार, कलर्स के साथ खेलना पसंद है। उसके बाद देखो बी में कौन से आ जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ। तो अब हम क्या करेंगे, जब ए यूनियन बी किया, इन पे ऑपरेशन कौन सा लगाना है हमने, यूनियन का। अब देखो जो भी एलिमेंट्स दोनों के कॉमन हैं, जो भी एलिमेंट्स वो कॉमन हैं, इनके लिए हमें, इसका मतलब एक दूसरे को ये उतना ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर सारे बी के एलिमेंट्स आएंगे, जो कॉमन होंगे उनके लिए हम क्या कर देंगे, इन दोनों को उतना ओवरलैप कर देंगे। ये कॉमन पोर्शन का एरिया है, ओके। तो अब हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले जो इनके बीच में कॉमन है वो कौन कौन सा है, ए और ई, यही है ना, ए एंड ई दोनों के बीच में कॉमन है। तो ए के एलिमेंट्स अब हम क्या लिख देंगे, ए के बाकी सारे पेंडिंग एलिमेंट्स, तो ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए ई आई ओ यू हो गया। अब किसके एलिमेंट्स लिख देंगे हम, बी के। तो बी के कौन से बच गए, बी सी डी ई हो गया एफ। इतना समझ में आया। तो ये क्या हो गया हमारा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बाकी पोर्शन छोड़ दिया। ये वाला ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा पोर्शन इंक्लूडेड होगा। तो ये रिप्रेजेंट होगा ए यूनियन बी से। उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी एलिमेंट्स हमने इसका नहीं छोड़ना है। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हमने सिर्फ वंस टाइम लिखना है, मतलब एक ही बार लिखे जाएंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल भी शायद यहाँ पे की होगी, ओके। तो ये आप एग्जांपल देख लेंगे। इस तरीके से वेन डायग्राम्स बनती हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट, ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट से ही निकाले जाते हैं। तो वेन डायग्राम्स में कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो कभी नहीं पड़ती है, जो यूनिवर्सल सेट की कि अगर गिवन नहीं है। बट वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखा जाता है, उसमें से सेट ए निकालते हैं, देन सेट बी निकाल लेते हैं, फिर उनका यूनियन बताते हैं। तो वैसे आपको एग्ज़ाम्स में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, 11th वालों को पेपरों में पड़ती है ज़रूरत, बट उतना नहीं। हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इतना सीखना काफ़ी है। उसके बाद क्या कहा है, ये एग्जांपल आप देख लीजिए। लेट ए इज़ इक्वल्स टू 2 4 6 8। ये आप पहले तो पॉज करके खुद कर लेना, देन आप यहाँ पे इसको देख लेना कि आपने सही किया या गलत, ओके। और बी क्या है, 6 8 10 12। तो एलिमेंट सबसे पहले देख ही लो आपके इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 6 है और इसमें भी क्या है 6। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इन दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 6 और 8। इन दोनों को कॉमन रख के आपने क्या कर देना है, बाकी नंबर्स यहाँ पे लिख देने हैं और यहाँ पे लिख देने हैं, पता चल जाएगा आपको।
ओके तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में मैंने नोटिफिकेशन नोट में मैंने यही लिखा हुआ है स्टार देखिए कि कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा क्या किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखे जाएंगे। कॉमन एलिमेंट्स को हमेशा क्या किया जाएगा, 6 और 8 हैव बीन टेकन ओनली वंस वाइल राइटिंग ए यूनियन बी। सो जब हम ए यूनियन बी करेंगे, बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए, आपको भूले ना। ये रटने वाली तो चीज़ें है ही नहीं है ना। और मैं फिर से कह रही हूँ कि देखने या सुनने से मैथ्स कभी नहीं आएगा जब तक नोट और पेन से आप नोट डाउन नहीं करने वाले। लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो फिर आपको ये प्रिपेयर हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ अब इसमें हम कुछ देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन सेट्स क्या होती हैं। देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा सब बच्चों को क्लियर हो गया ना? नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट करके, जो चीज़ आपको समझ में ना आए। हर एक चीज़ में मतलब कंसेप्ट इतना क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। अगर नहीं भी आती हैं तो मुझे आप टेलीग्राम चैनल पे भी fs.जराल करके है नाम, तो वहाँ पे सर्च करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो वहाँ पे भेज देना तो मैं कर दूँगी, क्योंकि कमेंट्स में क्वेश्चन पता भी नहीं चलते ना, मैं डिटेल में आपको वहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप इंस्टा पे भी मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जवाब मिल जाएंगे। ओके तो ये सब उन बच्चों के लिए जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं। बाकी टाइम पास वालों के लिए ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं है। ओके चलिए तो अब देखते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। अभी इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ेंगे कि अगर दो सेट्स पे यूनियन लगाया जाए तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ है ना, ये प्रॉपर्टीज़ हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, मतलब छोटी क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में। आजकल तो हायर प्राइमरी में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं ये सब कुछ। देखो कॉम्यूटेटिव ला, यहाँ पे नाम ही चेंज हुआ, ला बोल दिया, ठीक है। उसके बाद फाई है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, एलिमेंट फाइव इज़ द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। आइडेम्पोटेंट लॉ मैं आपको बताती हूँ, ये सारा कुछ भी नहीं है, जस्ट क्या है, सेट थ्योरी में लैंग्वेज चेंज हुई है, बाकी बिल्कुल वही है जो आज तक आप छोटी क्लासेस में भी कुछ बच्चे पढ़ के आए होंगे, मे भी जो मेरे जैसे होंगे, क्योंकि हमने तो ये नहीं पढ़ा था तब जब मैं 6th में थी। बट आजकल ये 5th 6th वालों को भी यूनियन, ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के बारे में बात होती है। तो चलो वहाँ पे पढ़ने से पहले सपोज करते हैं हमारे पास होल नंबर्स हैं, चलो नेचुरल नंबर्स ही ले लेते हैं। तो मैं ये इसलिए समझा रही हूँ ताकि ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, हम इन्फिनिटी तक ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मैं बोलूँ कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखो सबसे पहले कॉम्यूटेटिव की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया है, सेट में उसको ला का नाम दे दिया है। अदरवाइज़ एक ही बात है, कुछ भी अलग नहीं है। बट वहाँ पे हम ए यूनियन बी की बात करते हैं, तो ये बाद में करते हैं इसकी बात। पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि कॉम्यूटेटिव क्या बात कर रहा है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है, देखो इसके नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है, कॉमन। इसके नाम से हमें क्या पता चलता है, कॉमन। तो कॉमन का क्या मतलब हुआ, कॉमन का मतलब हुआ कि जब भी हम, देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी होती है, अंडर सब्ट्रैक्शन भी होती है, अंडर डिवीजन भी होती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। ये ऑपरेशंस भी यूज़ किए जाते हैं, इनसे पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं। ये मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के लिए ये नया टॉपिक भी हो सकता है जो मैथमेटिक्स के नहीं हैं, तो इसलिए ये सब उनके लिए है। जिनको आता है वो आराम से स्किप भी कर सकते हैं, ये पार्ट आगे कर लो, 10 सेकेंड्स करके हो जाता है। अगर नहीं बोर होना चाहते तो मुझे कोई शौक नहीं है आपको बिल्कुल भी बोर करने का। तो सुनिए, चलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अंडर एडिशन करके देखते हैं। पहले अंडर एडिशन करते हैं कि जब भी कोई दो एलिमेंट्स, ये ले लेते हैं हम अपना सेट, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं सारे 1 से लेकर, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होंगे अप टू इन्फिनिटी। जब भी हम दो नेचुरल नंबर्स उठाएं इस ग्रुप से, इस सेट से, तो वो क्या होने चाहिए, 2 + 3 करें तो भी 5 होगा, या 3 + 2 करें तो भी क्या आंसर आएगा, 5। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कॉमन आंसर देती है। जब भी हम दो नेचुरल नंबर्स लें तो आंसर हमारा एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो जैसा मर्जी हो, बट क्या होना चाहिए, एक जैसा। तो दोनों का आंसर 5 आ गया।
तो अंडर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है। अंडर सब्ट्रैक्शन अगर हम करके देखें तो आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता, करके देख लेते हैं कैसे। अच्छा, अगर हम 2 - 3 लिखते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा -1। अगर 3 - 2 लिखते हैं तो आंसर आता है 1। तो अंडर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे आंसर कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे आंसर एक सब्ट्रैक्शन में आ रहा है, एक किस में आ रहा है, एडिशन में। एक पॉजिटिव आंसर है तो एक कौन सा आंसर है, नेगेटिव। ये बात होगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ अभी तक कहाँ हमने देखी, कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, एडिशन के साथ। सिर्फ एडिशन का ही ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमें आंसर सेम मिल रहा है। उसके बाद हम करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अंडर किसका देखते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन करके देखें। जब हम 2 × 3 करते हैं तो हमारे पास 3 × 2 = 6, तो भी 6 आता है। तो 3 × 2 करेंगे तो भी क्या आंसर आएगा, 6। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। डिवीज़न की अब खुद चेक करेंगे, वो देख लेंगे। देखो 2 / 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2/3, ठीक है। तो 3/2 करेंगे तो आंसर 3/2 या पॉइंट में जो भी होगा, बट दोनों को देखते ही लग रहा है कि ये डिवीजन में भी सेटिस्फाई नहीं करती। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आपको देगी, वैल्यूज़ एक जैसी। कहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, एक एडिशन पे, एक मल्टीप्लिकेशन पे। तो यही बात हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कर रही है, यूनियन में भी। इसका मतलब अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी यूनियन की प्रॉपर्टी। जब ए यूनियन बी करेंगे या बी यूनियन ए करेंगे, आंसर हमारे पास एक ही आएगा। चाहे हम ए को यूनियन करके बी करेंगे या बी यूनियन ए करेंगे तो आंसर सिमिलर होगा। कैसे, अगर मैं सेट ए में लिखती हूँ 1 2 3 और सेट बी में लिखती हूँ क्या 3 2 0 1, तो अगर आप मैं बोलूँ कि ए यूनियन बी लिखोगे तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी = जो कॉमन होंगे उनको एक ही बार लिखा जाएगा। तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, 0 1 2 3, ये हो गया। और बी यूनियन ए करोगे तो तब भी तो यही आएगा, 0 1 2 3, यही आएगा ना, यहाँ से तो अलग नहीं गया। तो आपको समझ में आ गया ना कम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, आंसर हमारे पास वही आएगा। तो यूनियन में हमने सिर्फ सारे एलिमेंट्स एक ही बार लिखने हैं, दोनों के इकट्ठे। समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। तो बाकी आप एग्जांपल्स खुद भी लिख सकते हैं। तो वेन डायग्राम तो दोनों की वैसी ही आएगी, ये बी लिख लो, ये ए लिख लो, तो बी इधर आ जाएगा, तो बी यूनियन ए। तो डायग्राम भी एक ही बनेगी, तो सिर्फ उनके क्या हो जाएंगे, नाम चेंज हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी तो कॉमन एलिमेंट्स तो यहाँ पे लिखे जाएंगे, लेकिन बाकी सब भी हमने इंक्लूड कर लेने हैं। तो ए यूनियन बी इस तरीके से क्या कहता है कि ए यूनियन बी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर जाता है। समझ में आया। अब किसकी बात आती है, एसोसिएटिव लॉ की। तो यह एसोसिएटिव लॉ की, तो एसोसिएटिव लॉ भी उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको कम्यूटेटिव समझाया है, एसोसिएटिव भी बिल्कुल वैसे ही। सपोज करो हमने कोई 3 नंबर्स ले लिए, कोई से भी 3 ले लो, 4 ले लो, जितने मर्जी लो, हम 3 ही लेते हैं, ओके। सॉरी, एक 1 ले लेते हैं, 1 2 3, ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों की वैल्यूज़ हैं। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑपरेशन लगाएं आप, ठीक है, हम एडिशन का ही लगा देते हैं, ए प्लस बी, या तो पहले इनको सॉल्व करके देन सी से करें तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है, तो भी आंसर स्टार आएगा, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को सॉल्व करके आंसर भी क्या आएगा, स्टार। आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए इस तरीके से ऑपरेशन लगा के। कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, नहीं होना है ना। देखिए अब मैं बोलूँ आपको 1 + 2 + 3 करूँ, तो सबसे पहले हमेशा क्या होता है, रूल क्या कहता है सॉल्व करने का मैथमेटिक्स में, जब भी ऑपरेशंस हों इस तरीके से, मल्टीपल ऑपरेशंस करने की ज़रूरत पड़ जाए या ज़्यादा चीज़ें हों, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले अंदर के सॉल्व किए जाते हैं। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, 3 + 3 कितना आंसर आया, 6, ठीक है। तो हमने देखा कि चाहे हम पहले इन दो को सम करें, पहले फर्स्ट 2 का सम करें, देन हम थर्ड का सम करें, तो आंसर वो 6 आता है। अब अगले का करके देख लेते हैं, 1 को हमने एज इट इज़ रहने दिया, प्लस 2 + 3 किया, तो भी क्या आंसर आया, 1 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो आंसर क्या आया हमारा, 6। तो देख लें आप,
कि हमारा क्या हो रहा है, चाहे हम क्या करें, पहले 2 नंबर्स उठा के, चाहे हम क्या करें, फर्स्ट 2 नंबर्स को जो ब्रैकेट में हैं उनका ग्रुपिंग, एक्चुअली इसको ग्रुप भी बोल सकते हैं, या तो हम पहले 2 का ग्रुप बना के सम करें, देन थर्ड के साथ सम करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन ऑपरेशन मैटर करता है, ये भी ध्यान रखना, ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हैं वो भी ध्यान रखना। तो ये भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही आपको आंसर सिमिलर देगा, अदरवाइज डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पे आपको ये आंसर सिमिलर नहीं देगा। तो एसोसिएटिव लॉ जो है यूनियन में भी यही कहता है कि चाहे आप 3 का यूनियन करें, ए यूनियन बी यूनियन सी, चाहे आप फर्स्ट 2 का यूनियन करके देन थर्ड के साथ यूनियन करें, तो आंसर किसके इक्वल होगा, ये मिटा देते हैं ना, तो क्या होगा हमारे पास, चाहे आप क्या करें, पहले 2 का ग्रुप बना के यूनियन करके फिर आंसर करें तो वही आपके पास सेम आंसर आएगा, चाहे आप क्या करें, लास्ट के 2 का ग्रुप बनाएं ए यूनियन सी, देन बी के ए के साथ यूनियन करें तो आंसर आपका बिल्कुल सिमिलर होगा। तो ये समझ में आया ना आपको। तो चलो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी एक करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये यूनियन की बात कर रहे हैं। तो ए सेट के हमने एलिमेंट्स ले लिए, ए बी सी, ये दिन के 2:30 बज रहे हैं, ओके, ये मत सोचना रात को अब जागना छोड़ दिया मैंने क्योंकि जल्दी उठना पड़ता है। बी क्या है हमारे पास, जल्दी उठने की आदत अच्छी होती है, ए बी सी डी और ई, और सी हमने कौन सा सेट लिया, सी सेट कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ए बी सी डी ई और एफ। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच रही क्योंकि फिर आपको मज़ा ही नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी तो क्या फ़ायदा। अब देखो, अब इसने क्या कहा, चाहे तो आप ए यूनियन बी इन दोनों का ग्रुप पहले बनाओ, देन यूनियन करके सी कर लो, यूनियन किसके साथ कर लो, सी के साथ। तो हम वैसे ही करते हैं, तो सबसे पहले ए यूनियन बी करते हैं। तो ए सेट कौन सा है हमारे पास, ए बी सी, ये सेट ए है, देन यूनियन लिखते हैं बीच में, बी क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ओके, ये हो गया। अब हमने क्या लिखना है, यूनियन सी, सी सेट क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ, ओके। तो ये हमारा क्या है, सेट। सबसे पहले ए बी की यूनियन करते हैं, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए बी सी डी ई, ये हो गया ए यूनियन बी, समझ में आया। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ए यूनियन बी के लिए, तो ए बी सी, तो बी सी तो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हमने ए की बार लिखा और लास्ट में इसके एलिमेंट लिख दिए डी ई। अब यूनियन किसके साथ होगी, सी के साथ, तो ए बी सी डी ई एफ। आज का लेक्चर अगर लंबा भी चला जाता है ना तो कोई इशू नहीं है, सिलेबस भी तो करना है ना कंप्लीट टाइम से पहले। सिलेबस मतलब क्या, कंसेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं, रिवीजन हो जाएगी आपकी और क्या। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, ए बी सी डी और ई तक तो सारा ही कॉमन है, तो हम दोबारा लिख लेते हैं इसको, क्या, ए बी सी डी ई और एंड पे क्या आ जाएगा, एफ। तो ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी, ये वाला पोर्शन सारा, ठीक है, ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी किया देन यूनियन सी किया, तो हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम क्या करते हैं, अब देखो मैं यहीं पे आपको ना दूसरा भी समझा देती हूँ, इसका नेक्स्ट पोर्शन ग्रीन से ले लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा, कि अब हम क्या लिखें, अगर अब हम कौन सा लिखें, ए यूनियन बी यूनियन सी, कि सबसे पहले हम बी यूनियन सी कर लें देन यूनियन ए करें, तो क्या होगा, देखो बी यूनियन सी करने के लिए ये बी का पोर्शन है हमारा, ये बी का है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन कहाँ कहाँ तक चीज़ें हैं, ई भी इसमें भी कॉमन है, इसमें, तो ये सारी चीज़ें इन दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हम सी वाला पोर्शन लिख देंगे, ये ग्रीन से कौन सा कर रही हूँ, ये वाला पार्ट, ओके, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो ग्रीन से इसका मतलब बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी आ जाएगा हमारे पास बी से एफ तक, कहाँ से, ए बी से, ए बी सी डी ई और एफ, ये क्या है, बी यूनियन सी। अब ए यूनियन सी करेंगे तो ए कौन से हैं, ए बी सी, यहाँ पे यूनियन लगा दिया, तो अब दोनों में कॉमन क्या है, ए बी सी, तो देखो वही आया ना हमारे पास, फिर से क्या आया, ए बी सी डी ई और एफ, सिंपल। तो दोनों का आंसर सेम हो गया,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो यूनिटी जो है यूनियन में सेटिस्फाई हो जाती है। ओके, तो यूनियन में हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, जब यूनियन का ऑपरेशन लगाया जाए या फिर यूनियन के ऑपरेशन के साथ हमारा एसोसिएटिव भी क्या कर जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। अब हम देखते हैं फाई का क्या है। देखो अभी तक हमने ये चीज़ें सीख ली ना, इतनी प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं फाई क्या है हमारा, बोलो ज़रा। हमने पढ़ा ना फाई क्या होता है। फाई होता है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता है ना, हमने अभी भी रिवीजन में देखा। तो एम्प्टी सेट क्या होगा, किसी भी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो कोई चेंज होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता एम्प्टी सेट एक और प्रॉपर्टी है जो हम सिंपल मैथ्स में पढ़ते आए छोटी क्लासेस में, कि किसी भी नंबर को हम क्या करें, जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो नंबर वही रहता है, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती उसकी। तो यूनिटी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी हम किसको बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम किसको बोलते हैं, यूनिटी को, 1 को। तो हम क्या बोलते हैं जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी हुई, 1। 1 का मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कुछ चेंज होगा उसमें, कभी भी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तो सारा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों, अच्छा आइडेंटिटी का मतलब जो उस नंबर की वैल्यू चेंज ना करे, तो आइडेंटिटी कौन सी है, 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी हम 0 को बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को बोलते हैं। तो 0 के साथ किसी भी नंबर को ऐड करोगे तो 0 नहीं आएगा, 2 ही रहेगा हमारे पास। 3 + 0 करोगे तो 3 ही आएगा। तो इसका मतलब a को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, या 1 को मल्टीप्लाई करोगे a के साथ तो a ही रहेगा। या फिर यहाँ पे 1 को प्लस a को प्लस करोगे 0, a मतलब कोई भी नंबर ले लो, या 0 को प्लस करो a के साथ तो आंसर क्या रहेगा, a ही रहेगा। तो उनकी आइडेंटिटीज़ बदलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, आइडेंटिव आइडेंटिटी कौन सा होता है, 0। तो इसी तरीके से यहाँ पे फाई को बोला गया है क्या, आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब किसी भी सेट को हम क्या करें, अगर यूनियन करते हैं, सपोज करते हैं सेट ए हमारे पास है 1 2 3 और दूसरा सेट कौन सा है, यूनियन 5, या एम्प्टी सेट, कुछ भी एम्प्टी सेट ले लो, खाली इस तरीके से एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, मैंने आपको बताया हुआ है। तो जब इन दोनों की यूनियन करेंगे तो खाली सेट इंक्लूड हो भी जाएगा, तो उससे क्या मिलेगा हमें, कुछ भी नहीं, तो वापस ए का ए ही आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3। तो आप क्या कर सकते हो, फाई एज अ वर्क कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह, कि जब हम यूनियन लेंगे किसी भी सेट को, हाँ एडिटिव की तरह भी बोल सकते हो, बट यूनियन की बात चल रही है तो वही रहेगा। तो क्या बात है इसमें, कि जब भी हम फाई के साथ किसी भी नंबर का यूनियन लेंगे तो हमारे पास वही सेट आएगा, किसी भी सेट का यूनियन करेंगे तो सेट में हमारे पास वही रहेगा। ओके, उसके बाद तो फाई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। तो फाई क्या है, यूनियन की आइडेंटिटी है। यू यहाँ पे यूनिवर्सल नहीं है, ये यहाँ पे यू यूनियन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि फाई जो है वो किसका आइडेंटिटी है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी फाई जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है यूनियन में। ओके, उसके बाद बात आती है आइडेम्पोटेंट की। आइडेम्पोटेंट मतलब एक सेट को जब खुद के साथ ही यूनियन कर लोगे, जब एक सेट को क्या कर लोगे, खुद के साथ ही यूनियन कर लोगे तो उसमें कुछ चेंज होगा। तो आइडेम्पोटेंट का मतलब ही होता है अनचेंज्ड इन वैल्यू। किसमें क्या होगा कि अनचेंज्ड, आइडेम्पोटेंट का मतलब ही क्या होता है, अनचेंज्ड वैल्यू या अनचेंज्ड इन वैल्यू, जो भी आप देखो बोल सकते हो। तो लेकिन आइडेम्पोटेंट ला मतलब अनचेंज्ड वैल्यू, अनचेंज्ड इन वैल्यू। क्यों, क्योंकि जब भी हम सेट ए लेते हैं, यहाँ पे ए सेट लोगे 1 2, मैं स्मॉल ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। इसी का यूनियन ए के साथ ही अगर कर देंगे तो क्या रहेगा, कुछ बदलेगा, 1 2 और यूनियन 1 2, तो कुछ बदलेगा, दोनों में एक जैसे कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे तो वापस से ए आ जाएगा। तो ये रहा हमारा किसका लॉ बोल रहा है, आइडेम्पोटेंट लॉ बात कर रहा है। अब यूनिवर्सल ऑफ यूनियन ए,
जब यूनिवर्सल सेट को क्या करेंगे, ए के साथ यूनियन करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा। क्यों? क्योंकि सपोज करते हैं यू की वैल्यूज़ हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, और ए है हमारे पास, क्योंकि ए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट्स में से ही हमने एलिमेंट्स लेके, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लेके ए को बनाया, 2 3 और 5 लिख देते हैं। तो जब हम यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे ए की, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पूरा यूनिवर्सल सेट खुद से 1 2 3 4 5, है ना, क्योंकि 2 5 और 2 3 5 दोनों में कॉमन है, तो उनको एक ही बार लिख लेंगे, तो वापस से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिवर्सल सेट की। तो इसलिए क्या कह रहा है, फिर से देख लेते हैं कि जब भी यूनिवर्सल सेट को यूनियन करेंगे ए के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, फिर से यू आएगा। तो इसीलिए लॉ ऑफ यूनियन इसको बोला जाएगा, यूनिवर्सल सेट में लॉ ऑफ यू इसको बोलते हैं। यूनियन में क्या होगा कि पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही हमें वापस मिलता है यूनियन अप्लाई करने पे। तो रिवाइज कर दूँ मैं फिर से ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज़। ओके, चलिए ध्यान से। ओके, थकना नहीं है, भूख तो लग रही है, लंच कर लेंगे थोड़ी देर बाद, पहले आपको लेक्चर देना ज़्यादा ज़रूरी था। तो देखो ए यूनियन बी जब भी हम करेंगे, कॉम्यूटेटिव आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से यूनियन भी आपको याद रहेगा कि जब भी ए यूनियन बी करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए, दोनों का आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सेम। या फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ उसमें सेटिस्फाई कर देगा, जब भी हम 3 वो लेंगे सेट्स, उन पे जब हम ऑपरेशन लगाएंगे यूनियन, और तीनों को जब ग्रुप वाइज करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें क्या आ जाती है, क्वालिफाई कर जाती है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है यूनियन में, आइडेंटिटी कौन सा रहेगा, 5, यूनियन में क्या रहेगा, 5 रहेगा। जब भी हम यूनियन में आइडेंटिटी लगाएंगे, सॉरी अपना आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोलेंगे, एम्प्टी सेट को। जब भी किसी एम्प्टी सेट के साथ हम क्या करेंगे, अपने सेट का यूनियन लेंगे तो हमें वापस से वही सेट मिलेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या बोलता है, आइडेम्पोटेंट लॉ में सिर्फ ये बात करता है कि जब भी हम सेट की खुद के साथ यूनियन करेंगे तो हमें वापस से वो सेट दोबारा मिल जाएगा, मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, अनचेंज्ड इन वैल्यू। तो आइडेम्पोटेंट का मतलब ही क्या है, अनचेंज्ड इन वैल्यू। ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं प्रॉपर्टीज़, तो इसलिए तो यूनिवर्सल सेट के साथ जब हम यूनियन करेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ हम जब यूनियन करेंगे उसके साथ किसी सेट को, तो उसी में से किसी सेट को जब यूनियन कर लेंगे तो हमें दोबारा से क्या मिल जाएगा, यू मिलेगा। तो ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ आपको रटनी तो नहीं है, खैर समझ में आनी चाहिए, बट अगर फिर भी आपको ज़रूरत है कि हमें याद रखनी पड़ेंगी तो इतनी बार रिपीट किया है कि आपको पता चल ही जाएगा कि सबसे पहली प्रॉपर्टी। एक बार मैं फिर से पूछ लूँ, चलिए अब मैं पूछती हूँ आपसे, मुझे बताओ, फर्स्ट पार्ट हमने किया, जब भी हम कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, हाँ जी जल्दी से बताओ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, बोलो जल्दी जल्दी, शाबाश, वेरी गुड। जिनको नहीं आया वो फिर से सुन लो। कॉम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि जब भी हम 2 सेट्स की यूनियन करें, या ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, तो आंसर दोनों का क्या रहेगा, सेम, ठीक है, एक जैसा आंसर ही आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव का बताओ क्या होता है, जल्दी जल्दी, शाबाश। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि सेट्स की ये बात चल रही है तो आप थोड़े बड़े हो गए हो ना, आप तो प्रॉपर्टी से अच्छा है लॉ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी बोलो लॉ बोलो, ऐसे फ़र्क तो कुछ भी नहीं पड़ना है, लेकिन फिर भी तो एसोसिएटिव में क्या बोलता है कि जब भी हम 2 से ज़्यादा क्या लेते हैं, सेट्स लें, उनको जब ग्रुपिंग करके हम क्या करें, यूनियन करें, ग्रुपिंग करके क्या करें, यूनियन करें, या तो इनका पहले ग्रुप कर दें या फिर ए यूनियन बी, इनका ग्रुप करके देन सी के साथ यूनियन करें, तो भी आंसर क्या आएगा, दोनों का बिल्कुल सेम आएगा। ओके, ये समझ में आ गया। फिर हमने क्या देखा, थर्ड पार्ट क्या था इसका, आइडेंटिटी। तो किसी भी एलिमेंट को जब यूनियन, किसी भी सेट को अगर हम यूनियन करते हैं, ऐसे कौन से सेट के साथ यूनियन करेंगे कि हमें वापस से वही सेट मिल जाएगा, उसमें चेंज नहीं आएगी। चलो 2 बातें हो सकती, एक तो 5 एम्प्टी, तो भी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, तो इसको आप आइडेंटिटी सेट भी बोल सकते हो, यूनियन ऑफ आइडेंटिटी। तो यूनियन ऑफ आइडेंटिटी कौन सा होगा, 5, क्योंकि उससे उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। उसके अलावा खुद सेट उसके साथ भी अगर उसको यूनियन करेंगे तो भी वो चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देन क्या है हमारे पास, देखिए
फिर किसकी बात हुई, हमने लास्ट पे क्या बात की, जब यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन किया जाए किसी ए को, या ए को हम यूनियन लिखें यू के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमेशा यू, यूनिवर्सल सेट खुद ही आएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स तो यू में होंगे, तो इसलिए अकेला यू ही आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, यूनियन ऑफ सेट्स की। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस आपको याद रखने हैं। तो पहला ऑपरेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम चलें नेक्स्ट पे, क्योंकि सिमिलर है तो इसीलिए वो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आएंगी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो आएगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम अगला कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, हमारा यूनियन के जैसा ही है, लेकिन वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिख रहे थे, ठीक है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स भी इंक्लूड कर रहे थे। यूनियन में हम क्या कर रहे थे, इनको एक ही बार लिख रहे थे और बाकी वाले भी लिख रहे थे साथ में। यूनियन मतलब सबको इकट्ठा ले रहे थे, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब वही है कि जो चीज़ कॉमन है उसी को लिखो, बाकी को निकाल के बाहर फेंक दो। देखो, जो चीज़ कॉमन है उसको लिख लो, बाकी वालों को रहने दो, ये हमारे काम के नहीं है, इनको रखने छोड़ दो। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिविटी भी यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन शो कर रहा है। देखा कि हमें जो सिमिलर चीज़ें होती हैं ना उन पे एग्री कर लेना चाहिए, जो डिफरेंसेस होते हैं उनको साइड रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है उन पे कुछ भी डिस्कस करने की, तो उससे सिर्फ परेशानियाँ होती हैं और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा ये क्या कह रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वो सेट बनेगा उन सब एलिमेंट्स का विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो कॉमन किस में है, ए में भी है और बी में भी है, सिर्फ वही एलिमेंट्स हम यहाँ पे रखेंगे। तो इंटरसेक्शन मतलब इस तरीके से, उल्टा यू भी बोल सकते हो, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन को ये किसको बोला जाएगा, इंटरसेक्शन। तो यूनियन क्या था, यू, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, उल्टा ऐसे, हाफ एन बोलो या उल्टा यू बोल दो। यूनियन का रिवर्स क्या, इन्वर्स क्या आ जाएगा, मतलब उसका उल्टा आ जाएगा क्या, इंटरसेक्शन। तो डिनोट कैसे किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। ये तो बहुत ही ईजी, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊँ, शुक्र है मैंने यहाँ लिखी नहीं है, स्पेस ही छोड़ दी थी। तो एग्जाम्पल से मैं आपको अगर समझाऊँ तो मैंने क्या लिखा था, पहले हम ले रहे थे ना 1 2 3 ए आई ओ यू, तो चलो वही लेके देख लेते हैं। सेट ए है हमारे पास कौन सा, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और सेट बी हमने कौन सा ले लेना है, ए बी सी डी ई, ओ भी लिख लेती हूँ मैं, यू भी लिख लेती हूँ। अपनी तरफ से कुछ भी एलिमेंट्स लिख लो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑर्डर में ही चाहिए, बस एलिमेंट्स होने चाहिए सेट में। अब इसमें हमने क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। देखो उसमें भी हम लिख रहे थे कॉमन वाले, लेकिन एक ही बार लिख रहे थे, लेकिन सब के सब इंक्लूड कर रहे थे। यहाँ पे आपको ए इसमें भी है, उसके बाद ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ओ इधर भी है, इधर भी है, यू यू। तो अब सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में क्या है, कॉमन। तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए ई ओ यू लिखेंगे एक ही बार, लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे पास दोनों में कॉमन है, बाकी वालों को हमने नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। यूनियन की बात करें तो यूनियन का मतलब कि क्या होता है, सबको इकट्ठा करके लिख देना, सबको एक साथ लिख देना। तो इंटरसेक्शन में जो टर्म दोनों के पास हैं उन दोनों को रखना, बाकी निकाल देना। इंटरसेक्शन का मतलब बड़ी टर्म्स में से जो भी चीज़ें कॉमन है दोनों के पास, कॉमन वाली चीज़ें रख लो, बाकी साइड कर दो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वेन डायग्राम की बात करें तो ये एक हमारे पास सेट ये बन जाता है कौन सा, ए ई आई ओ यू। तो सेट बी हमारे पास बन जाता है ए बी सी डी ई ओ यू। ठीक है, ए बी सी डी ई ओ यू हो गया। अब इन पे जब हम ऑपरेशन लगाएंगे इंटरसेक्शन का, तो हम सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स, तो जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं उनके लिए हम ओवरलैप कर देते हैं ना अपना, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, अपना पूरे वो दोनों सर्कल्स को ओवरलैप कर देते हैं। तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन कौन से हैं, ए ई ओ और यू। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को ही इंक्लूड करेंगे, तो बाकी वालों को निकाल देंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। इतना समझ में आ गया आपको, सबको पता चल गया इंटरसेक्शन। तो इसमें एक और एग्जांपल आप खुद भी लेके देख लेना, मैं एग्जांपल लिख रही हूँ। अगर हमारे पास कोई सेट है,
हाँ ठीक है, अगर कोई हमारे पास सेट है ए, इसमें मैं एलिमेंट्स लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ये एलिमेंट है ए। उसके बाद सॉरी ये सेट है ए एलिमेंट्स के, ए सेट के एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं बी सेट के एलिमेंट्स। तो बी के कौन से हैं 1 2 3 7 9 5 10। ओके, तो अब आप ये करके देखोगे ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मुझे बताना। तो पॉज करके इसको पहले सॉल्व कर लो, देन वापस आके चेक करो कि क्या आपका आंसर सही है या गलत। आप कुछ भी एग्जांपल्स लेके कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है इनमें, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 भी है, देन 6 नहीं है। ठीक है, मतलब कितने ही एलिमेंट्स कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 5 बस। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये आंसर आ जाता है, यही है ना कॉमन। देखो 4 भी नहीं लिखा हुआ, बाकी कुछ नहीं है, ये कॉमन से तो हमने चीज़ें लिख दी। तो कॉमन एलिमेंट्स ही हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में लिखे जाएंगे। तो यूनियन में क्या होगा, जो कॉमन होंगे उनको एक ही बार में लिखा जाएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको भूले ना। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी वैसे ही हैं, तो ये तो अब मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इंटरसेक्शन की भी बात वही होगी जो हमने किसकी की है, अपनी यूनियन की। तो इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है या कम्यूटेटिव लॉ वो सेटिस्फाई कर जाएगा कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल, मतलब आंसर सेम आएगा। या तो ए से बी इंटरसेक्ट कर लो या बी से ए इंटरसेक्ट कर लो। तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को जो दो लाइन्स देखी ना हमेशा क्रॉस करती हैं, तो क्रॉस का मतलब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन आपको समझ आ जानी चाहिए। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाती है, एसोसिएटिव भी कर जाती है। यहाँ पे भी इंटरसेक्शन अगर 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पे ए नहीं आएगा अब। ठीक है, तो दोनों में कॉमन। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। देखो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें यही रहेगा कि जब भी हम क्या करेंगे 5 के साथ इंटरसेक्ट, हमने कॉमन चीज़ें बोली, तो एम्प्टी सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी सेट 1 2 3 4 को, ठीक है, तो हमने हमेशा कहा है ना कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है, हर एक है, तो एम्प्टी सेट ही आएगा क्योंकि खाली सेट ही इसकी पास भी है, खाली जगह मतलब एम्प्टी। तो दोनों का इसमें लॉ ऑफ क्या आ जाएगा, इसको 5 बोलेंगे, इसमें लॉ ऑफ 5 आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन में हम कॉमन की बात कर रहे हैं ना, तो कॉमन का मतलब जब इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है तो इसमें से भी हम कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे। तो इसीलिए 5 के साथ अगर इंटरसेक्शन ए करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अगर यूनियन का तो हमेशा इकट्ठा ही आएगा, तो यूनियन में जब हमने देखा था तो यूनियन का हमारा ए ही आता था, यूनियन करके ए ही आता है। और इंटरसेक्शन में क्या आएगा 5, क्योंकि कॉमन चीज़ लेनी है, बाकी सबको एक्सक्लूड कर देना है, बाहर निकाल देना है। तो 5 ही हमारे पास है जो हम दोनों के पास कॉमन है, तो इसके हमने कोई भी एलिमेंट्स नहीं लेने हैं जब इंटरसेक्शन की बात आएगी। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में जब इंटरसेक्शन करेंगे ए की, तो यूनिवर्सल सेट में जब इंटरसेक्शन की जाएगी तो ए ही रहेगा। तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल या लॉ ऑफ, इसको यूनिवर्सल ही बोला जाएगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, इसमें लॉ ऑफ यू इसमें होगा ये, क्योंकि यहाँ पे यू भी नहीं आएगा। यूनियन में क्या आ रहा था, यू यूनियन ए कर रहे थे तो यू आ रहा था, तो यू इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए आएगा। वो कैसे, देखो 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 ध्यान से, हमने क्या लिया था, ये यूनिवर्सल सेट लिया, इसमें हमने ले लिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे मेरे पास सेट जो है वो ए है, ए ई एच का, दोनों में कॉमन हो गए ना ये एलिमेंट्स। देखो ये ए के एलिमेंट्स में भी है, मतलब ए सेट जो हमने बनाया उसके एलिमेंट्स भी ए बी ई एच हैं, और यू के एलिमेंट्स में भी आ जाता है। तो क्यों, यू से ही तो हमने उठा के ए बनाया, हमने ए किससे बनाया, यू के एलिमेंट्स से उठा के। तो ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, बी ई एच, तो दोनों में कॉमन हो गए, यू में भी कॉमन हो गए, ए में भी कॉमन हो गए। तो हमने सिर्फ कौन सा उठाना है, कॉमन। तो यूनिवर्सल सेट के साथ जब हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, किसी दूसरे एलिमेंट को इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। यूनियन में क्या आ रहा था, यू 5 की बात कर रहे थे, तो यूनियन में क्या आ रहा था, ए खुद,
उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। लेकिन जब इंटरसेक्शन में देखा तो हमारे पास 5 आया, क्योंकि कॉमन दोनों में सिर्फ 5 ही था। जब इंटरसेक्शन ए लेंगे तो आइडेम्पोटेंट लॉ यूनियन में भी वही रहेगा और इंटरसेक्शन में भी वही रहेगा। यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। तो इंटीग्रेशन को हम किस तरीके से इंटरसेक्शन को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनियन पे। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको नॉर्मली ऑपरेशंस जो हमारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ में पहले आपको समझा दूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ बोलो, कुछ भी बोलो, ये भी सिर्फ अंडर एडिशन और अंडर सब्ट्रैक्शन में ही होता है और साथ में इनको लगाया जाता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ पे बात की ना, ये मैं दोबारा लिख लूँगी, कोई इशू नहीं है। देखो, अब जब यहाँ पे हमने देखा ना कि ये जो इंटरसेक्शन को कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन पे, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, वहाँ पे ओवर किस पे होगा, प्लस माइनस दोनों भी साथ में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन ओवर किस पे होती थी, सब्ट्रैक्शन और एडिशन पे। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन को यूनियन के साथ डिस्ट्रीब्यूट, देखो अब ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं घबराने का। अभी हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखो मैंने क्या बोला, जब भी हम कोई एलिमेंट्स लें, ये नॉर्मल हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, कोई भी 3 नंबर ले लो, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीप्लिकेशन को बाकी नंबर्स के साथ। 3 ले लेते हैं प्लस 4 ले लेते हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किया जाएगा, चाहे तो ऐसे करके आंसर करो तो भी, ये भी बताते हैं, रुक जाओ। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब पहले 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इनका जो भी आंसर होगा, फिर क्या होगा, 2 और 4 प्लस लिखा जाएगा, 2 × 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना ओवर एडिशन पे, डिस्ट्रीब्यूट हुई मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे, तो ऐसे ही माइनस का भी होगा। अब हमें क्या देखना है, देखो 3 और 4 क्या होते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7, देखना दोनों साइड आंसर बिल्कुल सेम आएगा। 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो दोनों में क्या आंसर आ गया, 14 आ गया ना। देखो फिर से बता देती हूँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना मैक्सिमम को कंफ्यूज कर ही देती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी कोई एलिमेंट लें, हम क्या करें, ब्रैकेट के बाहर जो भी एलिमेंट, देखो कभी कभी ये मल्टीप्लिकेशन का साइन भी नहीं देते हैं, सिर्फ 2 ब्रैकेट शुरू 2 + 4 भी लिख देते हैं। ठीक है, या फिर 2 ब्रैकेट शुरू 3 - 4 भी लिख देते हैं। तो ये अंडर एडिशन अंडर सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो 2 पहले क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दे देंगे, देन प्लस का साइन वैसे का वैसे ही आएगा, फिर 2 को 4 के साथ, मतलब 2 अंदर दोनों को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन के साथ। कैसे होगा, तो 2 × 4 लिख देंगे। जब इसकी बात आएगी और यहाँ पे भी पहले 2 किसको मिलेगा, 3 को, पहले 2 किसको मिल जाएगा, 3 को, माइनस का साइन आ जाएगा, फिर 2 किसको मिल जाएगा, 4 को, 2 × 4। फिर हम क्या कर देंगे, चल क्यों नहीं रहा मेरा पेन, फिर क्या कर देंगे, 2 को क्या कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, -4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा दोनों आपको सेम मिल जाएंगे। इस तरीके से बात कर रहे थे हम कहाँ पे, जब हमारे पास नॉर्मल ऑपरेशंस की बात हो। सिमिलरली हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अंडर इंटरसेक्शन के साथ यूनियन को किस तरीके से, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या है, इंटरसेक्शन, और बी यूनियन सी है, तो ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी किया जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट दे दो, आपकी मर्जी, देन यूनियन लिखा जाएगा, देन ए इंटरसेक्शन सी लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए एक सेट के कुछ एलिमेंट ले लो, बी के भी कुछ एलिमेंट ले लो, सी के भी कुछ एलिमेंट ले लो। अगर ये प्रॉपर्टी आप जिस तरीके से मैंने अभी सॉल्व करवाया पीछे, इस तरीके से करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर चला जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि आप इतना लंबा लेक्चर देखें या बोर हो जाए।
तो मैं इसकी अगर आपको एग्जांपल्स नहीं मैं आपको सेट दे देती हूँ, ओके, आपको खुद सॉल्व करना है। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगी, यहीं से हम अपना कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दे देती हूँ, ठीक है, सेट ए की। ए के लिए मैं आपको ए बी सी दोनों की वैल्यूज़, सेट ए हम ले लेते हैं हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ओके। और सेट बी हम ले लेते हैं कौन सा, 5 4 2 6 7, ओके। और सेट सी हम ले लेते हैं कौन सा, सपोज करते हैं 7 4 3 2 6 5। मैं ये आगे पीछे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता भी चले कि हाँ जी, चीज़ें ढूंढनी भी पड़ेंगी, कुछ भी लिखा हो सकता है वहाँ पे। अब आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना है सबसे पहले, अब देखो, अब आपको पहले क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले तो ये वाला पोर्शन लेके पूरा सॉल्व करोगे, पहले बी यूनियन सी ले लोगे, पहले इन दोनों का यूनियन करोगे, फिर क्या करोगे, ए के साथ इंटरसेक्ट कर दोगे। मतलब फिर जो इन दोनों के यूनियन में से जो भी कॉमन होगा वो लिखोगे। इंटरसेक्शन में हमेशा याद रखना, इंटरसेक्शन में कॉमन लिखे जाते हैं, सिर्फ कॉमन लिखेंगे। और यूनियन में कॉमन को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, बाकी सारा का सारा इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ जो कॉमन होंगे उनको एक ही बार लिखा जाएगा, बाकी सारा का सारा क्या कर दिया जाएगा, ये 5 है, ओके, बाकी सारा का सारा क्या कर दिया जाएगा, उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा यूनियन में। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो सिर्फ कॉमन होंगे उनको लिख के आंसर दे देंगे। पहले आप ऐसे करोगे, उसके बाद फिर ए इंटरसेक्शन बी करोगे। पहले क्या करोगे, नेक्स्ट पॉइंट में आपने क्या करना है, मैं कलर ही चेंज करती हूँ क्योंकि मिटाऊंगी तो ये सारा का सारा ही मिट जाएगा। चलो ग्रीन ले लेते हैं। तो फिर क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी करोगे। सबसे पहले ए को और बी को, इन दोनों के बीच में जो कॉमन है उनको लिखोगे, कॉमन वाले लिखोगे सिर्फ। फिर ए को और सी में जो कॉमन है वो वाले लिखोगे। फिर दोनों की क्या कर दोगे, यूनियन। देखना ज़रा आंसर आता है कि नहीं, नहीं आएगा तो अपने सिर पे एक पटाखा लगाना कि आपको समझ में नहीं आया, ओके। अगर आ जाता है तो खुद को शाबाशी भी देनी है। देखो एप्रिसिएशन ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो खुद को अप्रिशिएट करना मत भूला करो। कोई और अप्रिशिएट करे ना करे, खुद की अप्रिसिएशन करनी ना बहुत ज़रूरी होती है। अगर कुछ गलत करते हो तो खुद को डांटो भी, कुछ अच्छा करते हो तो खुद को अप्रिशिएट भी करो। तो अप्रिसिएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, चाहे छोटी छोटी चीज़ के लिए भी ना। दूसरों को, खुद को, हर किसी को अप्रिशिएट करना सीखो। दूसरों की नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकालो और पॉजिटिव पॉइंट्स उनके अप्रिशिएट करो, ताकि उनको खुशी हो कि नहीं, हम में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो पॉजिटिविटी फैलाओ यार, और क्या ही रखा है ज़िंदगी में, है कि नहीं। खुश रहो, खुशियाँ बांटो, और कुछ नहीं, और पॉजिटिव रहो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कोरोना वाला पॉजिटिव तो वैसे ही डर के पॉजिटिव रहते हैं, वो वाला पॉजिटिव नहीं है। लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहना है, ओके। तो अगर मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ तो आप कोरोना पॉजिटिव को सोच रहे हो तो दैट मीन्स आपके थॉट फिर भी नेगेटिव ही हो रहे हैं, ओके। ऐसा नहीं करना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो अभी तक हमने कंक्लूड कर लें क्या, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, चलो नेक्स्ट में कर लेंगे। फिर भी आपको देखना है कि आज हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, सिर्फ हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के ही पढ़ा है, प्रॉपर्टीज़ ही देखी हैं उनकी, और यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना ध्यान दे के। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। यूनियन में दो ही चीज़ें हैं कि आपको एक बात याद रखनी है, चलो कर लेती हूँ, अब जब बताए बिना तो रह भी नहीं पाऊँगी। जब यूनियन की बात आती है, ए यूनियन बी, तो सारे के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर दिए जाते हैं दोनों सेट्स के, ठीक है। और जो दोनों में कॉमन होते हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है, इस तरीके से, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिख के बाकी सब भी लिख दिए जाते हैं। जब इंटरसेक्शन की बात आती है तो हम सिर्फ क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स ही लिखेंगे, उसके अलावा हम कोई भी एलिमेंट्स को नहीं लेते। तो हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कॉमन होते हैं। इंटरसेक्शन की बात होती है। फिर हमने वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी देखी, यूनियन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमें जो डिफरेंस लगी, थोड़ी सी अलग लगी, यूनियन में हमने जो प्रॉपर्टी देखी वो अलग थी, 5 वाली। जब 5 को किसी भी नंबर के एलिमेंट सेट के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेट मिलता है। लेकिन जब हम 5 को किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5। उसके अलावा जब यूनिवर्सल के सेट के साथ हम यूनियन करेंगे किसी एलिमेंट को तो हमें क्या मिलता था, यू खुद। लेकिन जब हम यूनियन को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे किसी सेट के साथ तो हमें वो सेट मिलेगा दोबारा से, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स चूज़ करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट ज़्यादा प्रॉपर्टी है। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रिवाइज़ करो, पढ़ते रहो, जितनी एग्जाम्पल्स हो सकें सॉल्व करो। अगर कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं आगे पीछे से तो मुझे सेंड कर दो, उसमें भी सॉल्व कर दूँगी, आप भी कर लेना। इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।